वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। अब तो बिल्कुल ही सब स्ट्रीमलाइंड, वेरी मच डिसिप्लिन्ड, फेशियल रिकॉग्निशन है। यूसी इंडिया से बाहर जाते हैं, ये सब बाहर से टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा सब्जेक्ट ही उड़ जाएगा नहीं तो हेल्थ इंश्योरेंस को हम लाइफ में नहीं कवर करते हैं। इस पिक्चर में देखें, इस पिक्चर मुझे एक लेडी लग रही है, आई डोंट सी यहाँ मेल है, एक लेडी है, हाथ से भी लेडी लग रही है, और उनके कोई मेल पार्टनर है ये जो उनका हाथ पकड़ के बैठे हैं। व्हाट डू यू फील? यहाँ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे बंदा शायद फाइनल स्टेज में है। सिमिलरली आप इधर देखें, एक दूसरी पिक्चर है, इसमें भी न्यू बॉर्न बेबी होगा शायद, और ये उसके फादर का हाथ लग रहा है मुझे, फादर का हाथ है, फादर के हाथ थोड़े से हार्ड, और लाइक किसी स्ट्रक्चर देखे आई फील कि ये शायद फादर का हाथ है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है? व्हाट आर यू फीलिंग फ्रॉम दिस पिक्चर? जब एक देखें, आप लोग अभी सब अनमैरिड है ना, आपको वो फीलिंग समझ नहीं आ सकती। कुछ लोग हो सकता है मैरिड हो आप में से, आपको फादरहुड की या मदरहुड की फीलिंग तब तक नहीं समझ लग सकती जब तक आप खुद इस प्रोसेस में नहीं जाते। नो डाउट आप लोगों के पेरेंट्स हैं, आप उनको देखते हैं, आप उनको देख के समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप वो फील नहीं ले सकते हैं जो एक्चुअली होती है जब आप इस प्रोसेस से निकलते हैं। अब देखिए, हम लोग अपने लिए बहुत डेरेंगे, आप लोग भी सब बहुत बड़े रिस्क टेकर्स हैं, है ना। हम बाएं हाथ से कोई भी रिस्क ले सकते हैं। अगर मैं याद करूं अपने ही टाइम को, तो मैं कैश में था साउथ इंडियन बैंक में, जब मैं चंडीगढ़ में लगा ना, तो मुझे कैश में पोस्टिंग मिली, कैश डिपार्टमेंट। तो मैं उस टाइम, मुझे याद है, 50 लाख रुपए तक का भी कैश में अपने बैग में लेके जाता था। कौन सा बैग? जो पिट्ठू बैग, जिसमें आप अपना बुक्स वगैरह लेके आते हैं कैंपस में। बाइक होती थी मेरे पास, क्या थी वो बाइक? ग्रीन कलर की थी, स्प्लेंडर तो नहीं थी, और ही पता नहीं एक बाइक थी, कावासाकी की थी एक बाइक। उस बाइक पे 50 लाख रुपया लिया, बैग में डाला, और एक ब्रांच चंडीगढ़ की जो होती थी हमारी 22 सेक्टर में होती थी, और पंचकुला के दूसरी ब्रांच होती थी 20 सेक्टर में। करीब करीब 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये सिटी से बाहर निकल जाता है। इस रूट पे मैं कैश लेके जाता था, और कभी कभी वहां से लेके आता था। ये रिस्क हम लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि इस पूरे मूवमेंट पे अगर हम गाड़ी से जाएं तो शायद 1000-1200 रुपए लगेगा, लेकिन अगर हम बाइक से जाते हैं तो हमें 250 रुपए में ही निबेड़ देते हैं वो लोग। और हमें क्या मिलता है? का तेल लगता है, और मुझे 250 मिलते हैं, तो 200 रुपए बच जाते हैं। बट ये पब्लिक का पैसा है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये रिस्क है। मैं आपको बस एक सिचुएशन दिखा रहा हूँ, हम लोग रिस्क टेक करेंगे, मैंने अपनी बताई, आप लोग भी सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आप लोग भी बहुत रिस्क लेते हैं। अगर आप रखो अपने एग्जाम्पल्स तो आप बता सकोगे आपके एज ग्रुप में आप किस टाइप के रिस्क लेते हैं। रिस्क इज वेरी कॉमन। जब अपने ऊपर आती है हम रिस्क लेते हैं, जब दूसरे के ऊपर आती है फैमिली में, तो वी डोंट टेक रिस्क। अब मैं अपनी वही, मेरा एक बेटा है रुद्राक्ष, का है ना। जब वो शायद 3 या 4 इयर्स का था, तब एक मेडिकल इमरजेंसी पड़ी, जिसके लिए आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मैंने शायद पहले भी रखा था, है ना। तो उसको एकदम से शायद रात को डिहाइड्रेशन हुई। डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि आपकी बॉडी में सारा पानी सूख जाता है। डिहाइड्रेशन से उसकी प्रॉब्लम हुई, वॉमिट किया उसने, खा कुछ नहीं रहा, सब वॉमिट कर रहा है, लूज मोशन लगी। नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने उसको इमीडिएटली एडमिट करने के लिए कहा। जब मेरे पास पैसे ही टोटल 5000 थे, तो एडमिशन चार्जेस वो 5000 मांग रहे थे, फिर ब्लड टेस्ट, फिर मेडिसिन, सब कुछ करना था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। उस टाइम ब्लैकआउट हुआ मेरे सामने। ब्लैकआउट मतलब सामने से सब कुछ दिखना बंद हो गया। यानी मुझे समझ नहीं लगी कि इस इमरजेंसी में किससे पैसे मांगू, इधर मांगू उधर मांगू। यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, अगर मैं थोड़ा उस टाइम पे कंफर्टेबल रहता, नॉर्मल रहता, तो शायद मुझे दिखते कि अपनी यूनिवर्सिटी में इतने लोग हैं, आप किसी को भी बोलोगे तो 2-3 हजार रुपए आराम से लोग आपको सपोर्ट कर देंगे, और आपको 40-50 हजार रुपए मिल सकता है इन केस यू स्टक, है ना। एक मेल डालो सारे डिपार्टमेंट को, और कहीं ना कहीं आपको मदद आ सकती है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। बट उस टाइम पे क्या होता है, आपको वही लोग दिखते हैं जो आपके एक्चुअल में बड़े क्लोज हैं। तो मुझे तो मेरे पेरेंट्स समझ लगे, मैंने पेरेंट्स को कॉल किया, चंडीगढ़ में उनको फोन किया, मैंने कहा भाई एटीएम यहाँ पे आसपास सब खराब है, किसी एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं, 5000 थे सारे मिला के, वो मैं कैसे पैसे निकाल के ले आया हूँ कहीं से। अब मुझे पैसे चाहिए, पैसे है नहीं, और ये फंस गया बेचारा। और वो बेचारे को इंजेक्शन वगैरह लगाए, उसका खून निकाल रहा है, अब मेरे से वो देखा नहीं जा रहा, उसकी मदर से तो जमा ही नहीं देखा जा रहा। मैं तो फिर थोड़ा देख रहा हूँ। मेरे घर में ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सा घर वालों को, जैसे किसी का हाथ कट रहा है, किसी के खून निकल रहा है, उस चीज को मैं थोड़ा सा बेटर मैनेज करता हूँ घर वालों से। मेरे घर वाले खून वून देखें तो उनका दिमाग मतलब वो नहीं कर पाएंगे मैनेज। तो बट ऐसी सिचुएशन में मुझे पहली बार मेरे बेटे को जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया, वो मेरे को बुला रहा है, मुझे डॉक्टर कह रहा है आपने नहीं जाना, वो नर्सेज ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए सारों ने, अलग अलग तरीके से इंजेक्शन लगा रहे हैं। जस्ट इमेजिन ये स्टेट मेरे पे जो निकली है, मेरे को उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं, मैं लाइफ इंश्योरेंस नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस का मुझे समझ लग गया।
कि भैया मेडिकल इमरजेंसीज कभी भी आएंगी और आपको कम से कम ऐसा बफर होना चाहिए कि कभी कोई इमरजेंसी पड़े तो आपको करें। हम लोग हैं सैलरीड एम्प्लॉइज, इतना कहां से सेव करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस लिया। इंश्योरेंस के लिए पैसा लगता है और कोई भी आराम से पैसा नहीं देने में इंटरेस्टेड। ये जब तक आपके ऊपर सिचुएशन नहीं आती तब तक आप ऐसा चेंज ओवर नहीं करेंगे अपने बिहेवियर को। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सिचुएशन को आप सही टाइम इंश्योर करें। मतलब अपने लिए अगर आप वर्किंग है तो अपने लिए पॉलिसी लें, टर्म प्लान लें और अपने पेरेंट्स को नॉमिनी बना लें जब तक मैरिज नहीं हो रही है, सो दैट आपको कुछ होता है तो प्लस माइनस आपके पीछे वाले हैं जो कुछ टाइम तक आपकी इंश्योरेंस से सपोर्ट मिल जाएगी, उनको संभलने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अगर अभी मैं सिंगल अर्नर हूँ फैमिली में, आप में से भी कुछ लोग जो काम कर रहे हैं, जब उनकी मैरिज होगी, आई डोंट नो आप लोग वर्किंग वाइफ चाह रहे हैं या वर्किंग हस्बैंड चाह रहे हैं, इट इज मिक्स। चाह तो सब रहे हैं वर्किंग हो, लेकिन जैसी सिचुएशंस आती हैं, बच्चे आते हैं, आपके पास अपने पेरेंट्स नहीं है साथ में, तो आपको किसी एक को तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल है लाइफ, लाइफ इज नॉट इजी। तो उसमें कौन करेगा, ये सारी चीजें चलती हैं। तो अगर सिंगल अर्निंग है और उसमें ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो आप जस्ट इमेजिन कैसे होगा। जो कमाने वाला है अगर वही बेड पे आ जाएगा, देयर इज नो वे आउट। भगवान के भरोसे चल रही गाड़ी, तो उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इंश्योरेंस में थोड़ा सा टाइमली रखें। इस सिचुएशन में आप इमेजिन करें, ये डॉक्टर है और ये उनके साथ में एक पेशेंट के कोई रिलेटिव बैठे हुए हैं। इनकी स्टेट देख के आप समझ सकते हैं कि इनके दिमाग में भी क्या चल रहा होगा, है ना। इट इज जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। अब यहाँ पे एक डॉक्टर दिखाया जो पता नहीं क्या बिल्स वगैरह लिख रहा है। अब हम यहाँ आ जाते हैं वापस डायरेक्टली, हमें इंश्योरेंस लेनी है टू एक्ट एज अ प्रोटेक्शन शील्ड, अपने रिस्क से बचने के लिए। दूसरा, इंश्योरेंस को हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इंश्योरेंस के प्रीमियम पे टैक्स सेविंग मिलती है, तो आप टैक्स भी सेव करो और उससे कुछ रिटर्न्स भी लो और अपने रिस्क को भी कवर करो, है ना। ट्रांसफर ऑफ रिस्क, अपने रिस्क को आप इंश्योरेंस कंपनी को दे दे रहे हैं। और दूसरे में ये लिख रहे हैं अपने इंश्योरेंस के अलावा अपने लव्ड वंस को भी कवर करें। किसी मैं अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को कुछ होगा तो ठीक है देख लेंगे, बट बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, इनके लिए जरूरी है। ओके, वन इवन व्हेन वी आर नॉट विद देम, हम अभी नहीं है, हमारे जाने के बाद आपने देखा होगा LIC की कुछ कंपनीज की ऐड आती है, उसमें ये कहते हैं कि टर्म प्लान लिया नहीं था इसलिए बच्चे का एजुकेशन वाला फ्यूचर सारा खत्म हो गया आपके जाने के बाद। आप गए तो गए, बच्चों का कैरियर भी साथ में ले गए। देखो वहां वो कहीं ना कहीं मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, यही नीड की एक ऐसे आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं लोगों को, आपके साथ भी आपके बाद भी, आप अपनों के लिए, आपके अपनों के लिए। ये सी LIC की ये पंच लाइन है, आपके साथ भी अगर आप एग्जिस्टेंस में है तो आपके लिए भी, कि मनी बैक पॉलिसीज में आप पूरा टेन्योर अपना पेमेंट कर दो और उसके बाद मैच्योरिटी डेट पे आपको उसका पेमेंट वापस आ जाएगा। यानी ये आप ही के साथ है, आपके बाद भी, यानी आपकी फैमिली को कंपनसेट करेंगे। ओके, आपने 10 साल का प्लान लिया या 20 साल का प्लान लिया, जो आपकी वर्किंग एज है, फर्स्ट ईयर में ही आपकी डेथ हो गई, तो उस सिचुएशन में आपको 19 ईयर्स और पेमेंट नहीं करना है, रादर इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रीपे करेगी सब कुछ। ठीक है, तो ये सिचुएशन कहाँ हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस में हो सकती है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो लेना चाहिए। ओके, तो इंश्योरेंस को ब्लाइंडली भी नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे बेकार के प्लान भी रहते हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाती है। ये LIC की एक वेबसाइट है, वो आपको आपको खुद ही जाके देखना चाहिए। आई फील उसको हम रोक नहीं रहे हैं, स्लाइड डाउनलोडेबल है, डाउनलोड कर लीजिए, उनकी वेबसाइट जाके देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। ये प्रोटेक्शन की बात करता है, सेविंग की बात करता है, एनहांसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। यू सी इंडिविजुअल की वैल्यू बढ़ जाती है जब उसके पास इंश्योरेंस रहती है। ओके, क्योंकि वो एश्योर्ड है कि उसको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, टैक्स रिलीफ मिलता है, लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी मींस मनी बैक पॉलिसीज में टाइमली इंटरवल पे, जैसे मैं आज पॉलिसी लूं अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए, जिसमें प्रोविजन है कि आप प्रीमियम देते चलो, अगले 10 साल के बाद एक लमसम मिलेगा, फिर उसके बाद अगले 15 साल के बाद फिर लमसम मिलेगा। तो पहले एजुकेशन के लिए, फिर मैरिज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे जो मुझे पैसे चाहिए उसकी लिक्विडिटी अरेंज करके देगा इंश्योरेंस कंपनी। ओके, it is actually a contract where payment of premium is required. There is a concept called as sum assured. Sum assured वो अमाउंट है जिसके लिए आपने पॉलिसी ली है। जैसे मैंने अपने लाइफ की 50 लाख की पॉलिसी ली तो उसको मैं सम एश्योर्ड कह रहा हूँ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब मेरी लाइफ में मेरी पॉलिसी लेने के लिए वही आदमी एलिजिबल है जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में। जैसे मैं खुद ले सकता हूँ, मेरी वाइफ ले सकती है, ओके, मेरे पेरेंट्स ले सकते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन है।
नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है? देखो, हम लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लाइफ के लिए हम कंपनसेट कर देंगे, लेकिन लाइफ को कहीं ला सकते हैं क्या वापस? नो, वो रिप्लेसमेंट देंगे। तो इंडेमनिटी में क्या होता है, मैं हूं पर हूं वही वापस ले आएंगे, बट लाइफ इंश्योरेंस में आप एक बार इंडिविजुअल चले जाए तो नहीं ला सकते। इट इज ओनली रिलेटेड टू रिस्क रिलेटेड टू लाइफ। फाइनेंशियल हेल्प की बात कर रहे हैं, एंड देन एनकरेज सेविंग। एक तरीके से लोगों की सेविंग हो जाती है, सैलरी से कुछ पैसा इन्वेस्ट होता है तो सेविंग हो रही है। इट गिव्स यू प्रोटेक्शन। अगर टैक्सेबल इनकम है तो टैक्स भी बचता है। एलिमिनेट रिस्क, अनसर्टनिटी को कवर करता है, टाइमली एड देता है। यू सी, मैंने अपने केस में बताया ना कि अगर मेरे पास मेडिकल कवर रहता तो मुझे उसके लिए कुछ पैसे नहीं देने पड़ते थे, वो इंश्योरेंस कंपनी ने डायरेक्टली खुद ही सेटलमेंट कर देनी थी। अब देखो, मेरे केस में जो मैटरनिटी का केस है, जैसे मेरा अपना ही वाला था, उसमें मुझे कहीं इंश्योरेंस कंपनी से मैटरनिटी क्लेम नहीं मिला, क्योंकि मैंने वो अपना क्लॉज ऐड नहीं करवाया था। बट मेरे ब्रदर और मेरा एक जो ब्रदर इन लॉ है, इन दोनों के केस में, हाँ, यू सी, अर्नल ने एक पॉइंट लिखा है, वो मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं। अर्नल लिख रहे हैं कि सर मैटरनिटी ये सब जो क्लेम्स है ये तो बाद में मिलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अर्नल। दो टाइप की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है कैशलेस, एक होती है रीइंबर्समेंट। आप जो बात कर रहे हो वो रीइंबर्समेंट वाली पॉलिसी के लिए है, लेकिन इसमें एक दूसरा एलिमेंट भी है हमारे पास, वो है कैशलेस। अगर आप उन्हीं के नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स में जाएं तो आपको कुछ कैश पे नहीं करना है, आपने एडमिट करना है और अपनी इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करना है विद इन 24 आवर्स में रिपोर्ट करना है। जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी अपने किसी लाइक एसेसर के थ्रू ये एसेस करवा लेगा कि आपका केस जेन्युइन है कि नहीं, आपने एडमिशन लिया कि नहीं। और एडमिशन होने के बाद जिस दिन आपको वो रिलीव कर रहे हैं, वो इन्होंने आपके इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर देना। आपका वो जो एक कंज्यूमर आईडी मिला होगा आपको वो इनके पास अपने हॉस्पिटल में सरेंडर करना है, उसकी कॉपी। तो बाकी की सारी बिल की प्रोसेसिंग वो खुद कर लेंगे। उन्होंने बिल के लिए पहले ही केस के अलग अलग डायमेंशंस के जो खर्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई चेक लिमिट्स लगा रखी है, तो उसके हिसाब से बिल बन जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर देगी, आपको कोई पैसे नहीं देने, ठीक है? सो रिड्यूसेस फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। अब ये नेचुरल क्लैमिटीज का मतलब अर्थक्वेक, आप देख ले लो, फ्लड ले लो, सुनामी ले लो, ये सब लार्ज स्केल डिजास्टर्स है। तो इन सिचुएशंस में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तभी होगी अगर आपने इनके कवर्स ले रखे हैं, और वो भी स्पेशल राइडर्स इनके एडेड है, ठीक है? पूलिंग सिस्टम क्या है? सारे इंश्योरेंस, जैसे अभी अपनी क्लास में 13 लोग हैं, 13 के 13 लोग प्रीमियम दे रहे हैं, और प्रीमियम जो दे रहे हैं वो एक जगह पे जमा किया जा रहा है, और जब भी किसी का लॉस होगा हम में से, तो वो उसकी कंपनसेशन इसी प्रीमियम से दी जाएगी वापस, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है वो पूलिंग का प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, लाखों लोग प्रीमियम पे करते हैं, तो फिर हम कंपनसेशन के लिए वहां से निकाल पाते हैं। अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है? अंडरराइटिंग इज टू साइन एंड एक्सेप्ट लायबिलिटी। यानी इंश्योरेंस कंपनी जब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रही होती है तो वो उसमें अंडरराइट करती है कि आपका जो रिस्क है अभी हेयर ऑनवर्ड्स, उसके बाद वो लोग अपने तो मैनेज करेंगे, कोई लॉसेस होगा तो वो आपको कंपनसेट किया जाएगा। ओके, सो दिस इज रिस्क अंडरटेकिंग। तो इंश्योरेंस कंपनी रिस्क अंडरटेकिंग करती है। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है? कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, आपके इंडिया में अभी विद लाइक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, मेडिकल कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हो रहे हैं, और यू सी लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है पॉल्यूशन को लेके। तो ये सारी चीजों को जैसे आपने मतलब थोड़ा सा देखा है ठीक से, तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में वो पीछे कुछ टाइम में बढ़ रही है ऊपर की तरफ। और जितनी लंबी लाइफ होगी, मतलब आप लेके चलेंगी, यानी कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स उस हिसाब से चेंज होगी। अब मोर्टेलिटी का मतलब है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000। अब ये क्या मतलब है भाई? मोर्टेलिटी हम क्यों यूज करें? क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर आपको जो प्रीमियम सेट करना है वो मोर्टेलिटी टेबल से डिफाइन किया जाता है। एक एज ग्रुप के सारे लोगों के लिए एक ही प्रीमियम रहने वाला है, अनटिल सिचुएशन ना होगी। ओके, तो ये हो गई अपनी कंडीशन, सॉरी, ये हो गया हमारा कितने लोग मर रहे हैं। और मोर्टेलिटी टेबल करके एक कंसेप्ट होता है जिसमें कि हमारे प्रीमियम के चार्ट्स दिए होते हैं कि किस एज ग्रुप के बच्चे को, ठीक है? सो डिफरेंट एज ग्रुप का डिफरेंट रिस्क फैक्टर कम है। कोई देखें, आपकी एज है शायद 22, मेरी एज है 42, अगर हम दोनों कंपेयर करें आपस में एक दूसरे को, तो मेरे लिए रिस्क फैक्टर्स थोड़े से ज्यादा है। आप मेरा ब्लड टेस्ट कराएं, अपना ब्लड टेस्ट कराएं, तो दोनों की रिपोर्ट में आप देखोगे मेरी रिपोर्ट थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है,
उसमें सारे पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि आप यंग हैं, बॉडी अभी रेडी है। मतलब आपके जितने भी पंगे ले लो, कोल्ड ड्रिंक पियो, जो मर्जी करो, उससे बहुत मुश्किल नहीं हो रही होगी आपको, बॉडी उसको एडजस्ट कर रही है। मैं अभी मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करूं तो सारे पैरामीटर चले जाते हैं गड़बड़। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, वो आपके पैरामीटर के हिसाब से आपको चार्ज करती है, तो वही पॉलिसी आपके लिए बड़ी सस्ती होगी। और मैं भी वही सेम अमाउंट की पॉलिसी लेना चाहूँ तो मुझे उसके लिए ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये सारा मोर्टालिटी टेबल से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद मोर्टालिटी टेबल, ये आ गया वही टेबल जिसकी हम बात कर रहे हैं। हर इंश्योरेंस कंपनी में जो एजेंट्स घूमते हैं वो मोर्टालिटी टेबल लेके घूमते हैं, वो आपको आपका प्रीमियम ऑन द स्पॉट बताते हैं, वो इसी टेबल को यूज करते हैं, ठीक है। सो इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जनरल हमारी डिस्कशन है ऑन लाइफ इंश्योरेंस, हम इसको क्लोज करते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक पे बुक में कोई और ऐसा पॉइंट है जो डिस्कस करना है, वो आप कल कर लीजिए, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज इन लाइफ इंश्योरेंस। उसमें मैं आपको बताऊं, आपके पास होल लाइफ पॉलिसी है, आपके पास मनी बैक पॉलिसी है, टर्म इंश्योरेंस है, आपके पास एंडोमेंट प्लान है, ओके, एंडोमेंट प्लान और प्योर एंडोमेंट प्लान। ये कुछ यूलिप भी है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी है, ओके। ये कुछ पॉलिसीज है। आपको जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही बनेगा कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी के डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में ये आप सारे प्लान्स को एक एक करके ले सकते हैं। ये होल लाइफ की क्लासिफिकेशन इन्होंने यहाँ दी है, LIC को बेस रख के। एंडोमेंट प्लान है, टर्म प्लान है, चिल्ड्रन प्लान। अब ये देखें, चिल्ड्रन प्लान भी वही एंडोमेंट प्लान की कैटेगरी में है, बस नाम चेंज कर रहे हैं। तो मनी बैक प्लान है, ठीक है। तो ये सारे प्लान्स हैं, और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इन्होंने बात की है कि आपको प्रपोजल फॉर्म साइन करना है, एज ऑफ प्रूफ दिखाना है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट होगी, एजेंट की रिपोर्ट होगी, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल होगा, फिर आप प्रीमियम पे करेंगे एंड पॉलिसी इशू हो जाएगी, ओके। सो ऐसे ये डिफरेंट यूजेस हैं। एन्युटी मींस जो आप फिक्स्ड इंटरवल पे पेमेंट करते रहेंगे या पेमेंट लेंगे, इसके ऊपर हम कल थोड़ा सा बात कर लेंगे। लाइफ इंश्योरेंस और एन्युटी में डिफरेंस दिखाया हुआ है। एन्युटी यूजली रीपेमेंट है, कि आपको कैसे वापस में पेमेंट चाहिए। इसके साथ फिर हम आज का जो लेक्चर है उसको थोड़ा होल्ड बैक करते हैं और फिर दोबारा मिलेंगे इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंशन में पढ़ने के लिए। सो गुड डे, थैंक यू फ्रेंड्स।